बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। क्रिया का अर्थ है कार्य का करना। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। नेहा खा रही है, माताजी खाना बना रही हैं और करण खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहले वाक्य में खाने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में बनाने का कार्य हो रहा है तथा तीसरे वाक्य में खेलने का कार्य हो रहा है। इस प्रकार इन चित्रों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है और कार्य के होने या करने को ही क्रिया कहा जाता है या कहते हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को दर्शाने वाले कुछ शब्द हैं पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, आना, जाना, हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना, कूदना, उछलना, सोना आदि। फिर आते हैं धातु, यानी कि इसकी रूट क्या होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया धातुओं से बनती है। धातुओं के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है, जैसे दौड़, दौड़ना, जा, जाना, खेल, खेलना, बैठ, बैठना, लिख, लिखना, पढ़, पढ़ना। क्रिया के भेद। मुख्य रूप से क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहली है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तालिका 1, तालिका 2। घोड़ा खाता है, घोड़ा घास खाता है। बच्चा लिखता है, बच्चा पत्र लिखता है। विशाली ने सुनाई, विशाली ने कविता सुनाई। तो तालिका 1 में दिए गए वाक्य अपूर्ण हैं। इन वाक्यों से हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि घोड़ा क्या खा रहा है ना, या क्या खाता है। बच्चा क्या लिखता है और वैशाली ने क्या सुनाई। ओके, सो इन वाक्यों में आय क्रियाओं खाना, लिखना तथा सुनाना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता है, जबकि तालिका 2 में दिए गए सभी वाक्य पूर्ण हैं। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि घोड़ा घास खाता है, बच्चा पत्र लिखता है और वैशाली ने कविता सुनाई। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का पूरा अर्थ देते हैं कर्म कहलाते हैं, और ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उपयुक्त वाक्यों में घास, पत्र, कविता कर्म है। याद रखिए, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे घोड़ा घास खाता है, प्रश्न है क्या, उत्तर है घास। अब नंबर 2 बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ता है, बच्चा हंसता है, बादल गरजता है। तो उपयुक्त वाक्यों में उपस्थित क्रियाओं दौड़ता, हंसता, गरजता का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात क्रियाएं अपने आप पूर्ण अर्थ दे रही हैं। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जैसे हिरन दौड़ता है, प्रश्न क्या, उत्तर दौड़ता है। ठीक है, क्या करता है हिरन, दौड़ता है। क्रिया के अन्य भेद। संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अमन खेलता रहता है, रजत सड़क पर गाता चला जा रहा है। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्द में 1 से अधिक क्रियाएं हैं, अतः खेलता रहता है तथा गाता चला जा रहा है संयुक्त क्रियाएं हैं। ओके, फिर है प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा करा के खुद न करके काम दूसरे से करवाना, है ना। जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है तब ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे विनीत नौकर से खाना बनवाता है, माता ने अपने पुत्र से फल कटवाया। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। क्रिया पर कर्ता के लिंग का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर्ता पुल्लिंग होने पर क्रिया पुल्लिंग हो जाती है तथा कर्ता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे पुल्लिंग, ये लड़का खाता है और ये लड़की खाती है। दिव्य विद्यालय गया, अनुराधा विद्यालय गई। क्रिया पर वचन का प्रभाव। कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन भी परिवर्तित हो जाता है। कर्ता एक वचन होने पर क्रिया एक वचन में तथा कर्ता बहुवचन होने पर क्रिया बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं। वह औरत गांव गई थी, वे औरतें गांव गई थी। क्रिया पर पुरुष का प्रभाव। क्रिया जब भूतकाल में होती है तो उस पर पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
मैंने चित्र बनाया, तुमने चित्र बनाया और उसने चित्र बनाया। हम कल बाजार गए थे, तुम कल बाजार गए थे, वे कल बाजार गए थे। तो वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया के रूपों में पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, हम खेलेंगे, तू पढ़ता है, तुम खेलोगे, वह पढ़ता है, वे खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।